निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आचार संहिता के दौरान तबादलों पर रोक रहेगी। विकास की नई योजनाओं की नहीं हो सकेगी घोषणा, पहले से घोषित परियोजनाओं के काम हो सकेंगे। बता दें 27 अगस्त को निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होगी। 27 अगस्त से शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया। ईवीएम से होंगे निकाय चुनाव। 1,44,00,000 वोटर्स मतदान करेंगे। 10 नगर निगम, 47 नगर परिषद में होंगे चुनाव। वहीं 252 नगर पालिकाओं में चुनाव होंगे। 10,245 वार्डों में चुनाव होंगे। मतदान के लिए 11 दस्तावेजों को मान्य किया गया है। प्रदेश में 16,465 मतदान केंद्र, सबसे कम इंद्रगढ़ में 4,744 मतदाता हैं। वहीं सहायता के लिए बनाए गए हैं मतदान सहायता का केंद्र। जयपुर नगर निगम में सबसे ज्यादा 24.20 लाख मतदाता हैं। 2 चरणों में निकाय चुनाव होंगे। 3 सितंबर तक हो सकेगी नाम वापसी। 9 सितंबर को पहले चरण का मतदान होगा। 11 सितंबर को दूसरे चरण का मतदान होगा। तो वही 14 सितंबर को परिणाम सामने आएंगे। इसके अलावा 21 सितंबर को निकाय प्रमुखों का चुनाव होगा। 22 सितंबर को उपाध्यक्ष का चुनाव होगा और इसी दिन निकायों की साधारण सभा की बैठक भी होगी। साधारण सभा की बैठक में चुनाव डिप्टी मेयर, उप सभापति, वहीं उपाध्यक्ष शामिल होंगे। रक्षाबंधन पर महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। भजनलाल सरकार ने महिलाओं को सौगात दी है। रोडवेज बसों में मुफ्त सरकार की सौगात दी गई है। जो महिलाएं हैं वे रक्षाबंधन के दिन मुफ्त सफर कर सकेंगी। रोडवेज प्रशासन ने इसके आदेश जारी कर दिए। राजस्थान की सीमा पर मुफ्त सफर कर महिलाओं को सौगात दी गई है। तो बड़ी जानकारी हम आपको साझा कर रहे हैं। रक्षाबंधन के मौके पर महिलाओं को बड़ी सौगात दी गई है। अब जो महिलाएं हैं वो रक्षाबंधन के दिन मुफ्त में बस यात्रा कर सकेंगी। तो निःशुल्क बस यात्रा की सौगात महिलाओं को दी गई है। भजनलाल सरकार के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा। आरजीएचएस में कैंसर की महंगी जांच व उपचार सुविधाएं शामिल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी है। आधुनिक CAR-T सेल थेरेपी को शामिल किया गया है। आरजीएचएस के तहत अनुमत पैकेज में शामिल किया गया है। गंभीर बीमारी से जूझ रहे कर्मचारियों एवं उनके परिजनों को लाभ मिलेगा। अत्याधुनिक कैंसर उपचार की सुविधा से मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। कर्मचारियों और उनके परिवारों की स्वास्थ्य सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। भजनलाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। किसान सम्मान निधि पर सरकार का बड़ा फैसला सामने आया। किसान सम्मान निधि 6,000 से बढ़ाकर 9,000 रुपए की किसानों को बिजली बिल में 61,000 करोड़ से ज्यादा का अनुदान है। और वहीं केंद्रीय मंत्रिमंडल के बड़े फैसले सामने आए। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मोहर लग गई है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों को लेकर जानकारी साझा की है। केंद्रीय कैबिनेट ने स्टील कॉरिडोर लिंकिंग को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कैबिनेट ने 4 मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दे दी है। पश्चिम बंगाल, ओडिशा साथ ही 8 जिलों में मंजूरी दी गई है। इसके अलावा आपको बता दें कई बड़े डिसीजन यहां पर लिए गए हैं। तो कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मोहर लगी है। अश्विनी वैष्णव ने इसको लेकर जानकारी साझा की। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भाजपा को चैलेंज दिया है। बोले भाजपा धर्म जाति छोड़कर काम के मुद्दे पर चुनाव लड़कर दिखाई। भाजपा के पास काम के नाम पर कुछ नहीं है। ध्रुवीकरण की राजनीति के सहारे भाजपा चुनाव लड़ती है। संविधान, लोकतंत्र और आचार संहिता का भाजपा को मोल नहीं। स्कूलों में मीडिया की एंट्री पर रोक को लेकर भी सीधा निशाना साधा।
टीकाराम जूली बोले, क्या अब मीडिया वर्क फ्रॉम होम करेगी? बिना नंबर प्लेट की बसों को हरी झंडी दिखाने पर सरकार को घेरा है। जूली बोले, सरकार के पास ना नीति है और ना नीयत। पुरानी बजटीय घोषणाओं को बार बार दोहराने का आरोप लगाया है। टीकाराम जूली। तो ये बड़ी जानकारी आपको साझा करें, बता दें टीकाराम जूली ने सरकार पर निशाना साधा है। टीकाराम जूली ने कहा, सरकार के पास ना नीति है और ना ही नीयत है। दौसा से बड़ी खबर है। लालसोट में पूर्व मंत्री परसादी लाल मीणा का बड़ा बयान सामने आया। कांग्रेस की बैठक में भ्रष्टाचार को लेकर सरकार पर निशाना साधा है और कहा कि लालसोट में भ्रष्टाचार चरम पर है। तहसीलदार सहित जिम्मेदार अधिकारियों पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। भ्रष्टाचार में शामिल लोगों को जेल भेजने की बात कही गई है। जनता के पैसे की बर्बादी का हिसाब लिया जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि हमारा राज आया तो दोषियों पर कार्रवाई होगी। तहसीलदार को जेल नहीं भेजा तो राजनीति छोड़ देंगे। राजस्थान की मीडिया जगत में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है। पूर्व आईएएस ऑफिसर और फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध संपादक रहे पवन अरोड़ा जी ने अब सच पे धड़क मीडिया ग्रुप के सीएमडी के रूप में नई जिम्मेदारी संभाली है। फर्स्ट इंडिया में 3 साल के नवाचारों और उपलब्धियों से भरे कार्यकाल के बाद उन्हें विदाई दी गई। इसके बाद पवन अरोड़ा सच पे धड़क के स्टूडियो पहुंचे और जहां पूरे स्टाफ ने उनका जोरदार स्वागत किया। चैनल हेड रमाकांत चतुर्वेदी और निदेशक सुनील कुमार ने गुलदस्ता भेज करके उनका स्वागत किया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। 3 साल पहले प्रशासनिक सेवा को अलविदा कहकर मीडिया की दुनिया में कदम रखने वाले पवन अरोड़ा के लिए मंगलवार का दिन बेहद खास रहा। 18 अगस्त 2023 को फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध संपादक के रूप में शुरू हुआ सफर एक नए पड़ाव पर पहुंचा। सच पे धड़क के स्टूडियो पहुंचते ही पवन अरोड़ा का पूरे स्टाफ ने जोरदार और भव्य स्वागत किया। चैनल हेड रमाकांत चतुर्वेदी और निदेशक सुनील कुमार ने पुष्पगुच्छ भेंट कर पवन अरोड़ा का स्वागत किया। न्यूज रूम से लेकर तकनीकी टीम और प्रशासनिक विभाग तक सच पे धड़क परिवार का हर सदस्य इस खास मौके का गवाह बना। एक न्यूज चैनल का जो दायित्व होता है उसको हम पूरा करेंगे। जो जनता की समस्याएं हैं या हम कहते हैं जनता और सरकार के बीच एक सेतु का काम करते हैं, वो हम करके दिखाएंगे, इफेक्टिवली करके दिखाएंगे। और आने वाले दिनों में कई नए प्रयोग होंगे, कई नई चीज़ें होंगी, तो उसका इंतज़ार करिए। और इसमें कोई शक नहीं है कि फर्स्ट इंडिया वहाँ है तो चुनौतियाँ बहुत हैं, लेकिन मैं अभी ऊपर भी कह के आया हूँ कि चुनौतियाँ ही उपलब्धियों को जन्म देती हैं। तो निश्चित तौर पे नई उपलब्धियाँ हासिल होंगी और हम सब मिलकर एक टीम की तरह, एक परिवार की तरह काम करेंगे, तो फिर कोई मुश्किल नहीं है। सच पे धड़क की नई जिम्मेदारी से पहले पवन अरोड़ा ने फर्स्ट इंडिया के साथ 3 साल का एक महत्वपूर्ण सफर पूरा किया है। इन 3 वर्षों में फर्स्ट इंडिया के बुनियादी ढांचे में व्यापक बदलाव हुए। नया कॉर्पोरेट कार्यालय और अत्याधुनिक स्टूडियो तैयार हुआ। फर्स्ट इंडिया प्लस OTT मंच की शुरुआत हुई। सच पे धड़क हिंदी दैनिक अखबार का अधिग्रहण हुआ और मार्च 2026 में राजस्थानी भाषा के सैटेलाइट चैनल गणगौर टेलीविजन का अधिग्रहण कर उसका विस्तार किया गया। पवन अरोड़ा के नेतृत्व में फर्स्ट इंडिया ने टेलीविजन से आगे बढ़कर डिजिटल, OTT, हिंदी, अंग्रेजी समाचार पत्र और क्षेत्रीय मीडिया को एक साथ जोड़ने की दिशा में कदम बढ़ाए। सुपर सिंगर प्लस राजस्थान ने प्रदेश की प्रतिभाओं को मंच दिया। कीनोट बाय पवन अरोड़ा ने संवाद की नई शैली को पहचान दी और करीब 25 जिलों में बड़े जमीनी कार्यक्रमों के जरिए फर्स्ट इंडिया की पहुंच प्रदेश के अलग अलग हिस्सों तक बढ़ाई गई। 3 साल का कार्यकाल पूरा होने पर जयपुर के होटल मैरियट में फर्स्ट इंडिया की ओर से पवन अरोड़ा को भावभीनी विदाई दी गई। समारोह में समूह के शीर्ष प्रबंधन से लेकर एंकर्स, रिपोर्टर्स, विभिन्न विभागों के अधिकारी, क्षेत्रीय संवाददाता और समाचार प्रतिनिधियों के साथ पूरे समूह के प्रमुख संस्थानों से जुड़े लोग मौजूद रहे। इसके साथ ही परिवार के सदस्य भी इस भावुक मौके पर मौजूद रहे।
सभी ने पवन अरोड़ा के नेतृत्व, कार्यशैली और 3 साल के योगदान को याद किया। अभी फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल से मैं आ रहा हूँ, तो निश्चित तौर पे अभी वहाँ की यादें बाकी हैं, लेकिन मैं समझता हूँ जल्दी ही स्विच ओवर होगा। और जैसा सर ने पहले कहा था कि दोनों चैनल, चाहे वो फर्स्ट इंडिया और सच बेधड़क है, वो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स नहीं हैं, तो सभी के ध्यान में रहना चाहिए। ये एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, एक दूसरे के सिस्टर कंसर्न हैं। तो उसी अंदाज में हम यहाँ काम करेंगे और इसमें कोई शक नहीं है कि इसको और बेहतर बनाएंगे, इसकी उपयोगिता को साबित करेंगे। विदाई समारोह खत्म हुआ तो कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि यहीं से एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। फर्स्ट इंडिया समूह के चेयरमैन जगदीश चंद्रा और पवन अरोड़ा सीधे पहुंचे गोपालपुरा बाईपास स्थित सच पे धड़क के स्टूडियो, जहां पवन अरोड़ा ने सच पे धड़क मीडिया ग्रुप के सीएमडी के रूप में कार्यभार संभाला। विधिवत पूजा अर्चना कर कार्यभार संभाला और इस मौके पर सच पे धड़क परिवार की टीम ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत भी किया। आप सबके आशीर्वाद से आज यहाँ सीएमडी के पद पे भी काम प्रारंभ कर रहे हैं। और थोड़ी देर पहले जब फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल की तरफ से एक विदाई समारोह था, तो उसमें भी मैंने कहा था कि आपका आशीर्वाद मिला हुआ है, आपका विज़न मिला हुआ है, और वहाँ वीरेंद्र चौधरी जी का पूरा मार्गदर्शन था। तो उसके बाद जो भी 3 साल में उपलब्धियाँ हुई, तो आज फर्स्ट इंडिया की सब जगह चर्चा है। और अभी तक तो ऐसा ही है कि फर्स्ट इंडिया एक तरफ और बाकी सारा मीडिया एक तरफ। तो इस चुनौती को सामने रखते हुए, बहुत ही प्यार से पूरक की तरह रहते हुए, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए हमको काम करना है। मीडिया के क्षेत्र में पवन अरोड़ा एक नई डिस्कवरी है, एक नई खोज है, और जिस तरह से 3 साल में फर्स्ट इंडिया को चमकाया है, उत्कृष्ट और अद्भुत परफॉर्मेंस दी है, उससे आई एम श्योर कि ये जो नया इनका वेंचर है, ये बहुत ही सक्सेस होगा, नेक टू नेक होगा। और मैं चाहता हूँ कि ये हर तरह से आगे बढ़ें, और कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि एक और अच्छे नए चैनल की शुरुआत है। चैनल्स कई आते हैं और जाते हैं, लेकिन ये चैनल वो है जो कभी जाएगा नहीं, स्थायी है। पवन अरोड़ा के पास प्रशासनिक सेवा का लंबा अनुभव है, तो मीडिया संचालन की भी गहरी समझ है। फर्स्ट इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध संपादक के रूप में 3 साल की जिम्मेदारी, हिंदी और अंग्रेजी समाचार पत्रों, ओटीटी मंच और गणगौर टेलीविजन के संचालन और विस्तार का अनुभव। अब यही अनुभव सच पे धड़क की नई दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएगा। सच पे धड़क की अपनी एक मजबूत पहचान है। अब अपने अनुभव, सोच और नेतृत्व के साथ इसे एक बड़ा मंच बनाया जाएगा। सच पे धड़क चैनल के जरिए राजस्थान की जनता की आवाज को मजबूती से सामने रखना और पत्रकारिता की विश्वसनीयता को और मजबूत करना ही प्राथमिकता होगी। इस मौके पर चैनल हेड रमाकांत चतुर्वेदी और डायरेक्टर सुनील कुमार ने पवन अरोड़ा को सच पे धड़क के साथ नई जिम्मेदारी के लिए उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। सच पे धड़क परिवार के भव्य स्वागत के बीच पवन अरोड़ा ने नई जिम्मेदारी संभाल ली है और अब उम्मीद है कि प्रशासनिक अनुभव, मीडिया की समझ और नवाचार की सोच का ये मेल सच पे धड़क मीडिया ग्रुप को राजस्थान के मीडिया जगत में एक नई पहचान दिलाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सच पे धड़क। जयपुर में 200 से अधिक कोचिंग संस्थानों की सांकेतिक हड़ताल। राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट एसोसिएशन के आह्वान पर हड़ताल। गोपालपुरा बाईपास रोड क्षेत्र में कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। लाइब्रेरी और हॉस्टल की गतिविधियां भी बंद रही। जेडीए ने कोचिंग संस्थानों को 7 दिन में बंद करने के नोटिस दे दिए हैं। नोटिस के विरोध में कोचिंग संस्थानों के निदेशकों ने विरोध जताया है। एसोसिएशन का आरोप है कि जेडीए की कार्रवाई को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। कोचिंग संचालकों ने सरकार और एडवोकेट जनरल से हस्तक्षेप की मांग की है। उच्च न्यायालय की आगामी सुनवाई तक सीलिंग कार्रवाई रोकने की मांग की गई है। गोपालपुरा बाईपास क्षेत्र के व्यापार मंडल व व्यापार संघ ने भी समर्थन दिया है। कोचिंग संस्थानों का दावा 10B स्कीम को लेकर 2018 में हाईकोर्ट ने राहत दी थी। संचालकों ने कहा सभी नियमों का पालन करने के बावजूद यहां पर नोटिस दिए जा रहे हैं। सरकार से तत्काल वार्ता कर समाधान निकालने की मांग की है। जयपुर के गोपालपुरा बाईपास के आसपास सन्नाटा है। जेडीए की सख्त कार्रवाई और नोटिस के विरोध में कोचिंग संस्थानों ने 3 दिन की हड़ताल का ऐलान कर दिया है। लेकिन इस हड़ताल के बीच ग्राउंड जीरो से जो सकारात्मक तस्वीरें सामने आई हैं, वो आंखें खोल देने वाली हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट।
जयपुर का वही गोपालपुरा इलाका है जहां पैर रखने की जगह नहीं मिलती थी, लेकिन आज सड़कें चौड़ी नजर आ रही है और ट्रैफिक साफ है। दिल्ली और लखनऊ की हालिया त्रासदियों से सबक लेते हुए इस बार जयपुर विकास प्राधिकरण यानी कि जेडीए ने कमाल का प्रशासनिक साहस दिखाया है। जेडीए अधिकारी और उनकी टीम ने बिना किसी दबाव के नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले 150 से अधिक संस्थानों को सीधे नोटिस थमा दिया। जांच में सामने आया है कि कई कोचिंग्स बिना फायर एनओसी, बिना पार्किंग और तय क्षमता से 3 गुना बच्चों को ठूस कर मौत के कुएं की तरह चल रही थी। लेकिन अब जेडीए ने साफ कर दिया है कि बच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। हालांकि इन रसूखदार कोचिंग संचालकों ने जेडीए की इस ईमानदार कार्रवाई के विरोध में हड़ताल का रास्ता चुना है और इस हड़ताल की वजह से आज इस पूरे इलाके की वास्तविक पहचान, बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था और सुकून देखने को मिला, जिसको स्थानीय लोगों ने भी माना जो रोज परेशान होते थे। ट्रैफिक तो बिल्कुल खाली है रोड। रही बात बच्चों की सुरक्षा की, तो देखो एक माँ बाप अपनी पूरी जीवन की कमाई लगाता है बच्चों को सक्सेस करने के लिए, वो उसको यहाँ भेज रहा है, इतने पैसे खर्च कर रहा है। अगर उस बच्चे का जीवन ही सुरक्षित नहीं है तो आप भी समझते हो, हम भी समझते हैं, सब समझते हैं, बच्चे का अगर जीवन ही सुरक्षित नहीं है तो वो यहाँ के करेगा क्या। दूसरी चीज़, अगर ये कोचिंगें अवैध हैं उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। जगह अंदर 50 बच्चों की, अगर वहाँ अगर 100 बच्चे बैठे हुए हैं तो नुकसान ही है। उनको नोटिस इस वजह का दिया गया कि भाई आपके पास क्षमता कम है और कल ना अगर कोई बात होती है, किसी प्रकार का कोई विषय होता है तो उसके लिए जिम्मेदार फिर ये सरकार को ही ठहराने वाले हैं। तो इससे बढ़िया ये है कि इनको जैसी सुविधा है, जितनी इनकी क्षमता है, क्षमता के अनुरूप कार्य करें और क्षमता के अनुरूप करेंगे तो जो पॉजिटिविटी में आप जो देख रहे हैं वो परमानेंट हो जाएगा। जो सड़क रोज ट्रैफिक जाम और अवैध पार्किंग से कराहती थी, देखिए इस हड़ताल के बाद कैसे खुलकर सांस ले रही है। कोचिंगों की इस हड़ताल ने बच्चों की पढ़ाई भले ही रोकी हो, लेकिन शहर को इस दमघोटू अव्यवस्था से आजाद कर दिया है। मानना पड़ेगा कि जेडीए ने सीधे बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। साफ है कि चंद रुपयों के मुनाफे के लिए फायर सेफ्टी को ठेंगा दिखाना शिक्षा नहीं बल्कि नौनिहालों की जान से खिलवाड़ है। जेडीए की ये कार्रवाई सीधे धंधे के खिलाफ नहीं बल्कि सुरक्षा के पक्ष में है। अब समय आ गया है कि कोचिंग संचालक इस जिद को छोड़ें और नियमों के मुताबिक बने प्रताप नगर कोचिंग हब का रुख करें या फिर गाइडलाइन की पालना करते हुए सुरक्षित और अनुकूल वातावरण वाली जगह पर संस्थान खोलें, जिससे अच्छे माहौल में एक तरफ कोचिंग संस्थान स्टूडेंट को बेहतरीन शिक्षा दे पाएंगे तो दूसरी तरफ सड़क पर आम लोगों को होने वाली परेशानी भी दूर होगी। गोपालपुरा बाईपास के आसपास की ये खाली सड़कें और सुचारू ट्रैफिक संचालन जो दिख रहा है वो इस बात की गवाही दे रहा है कि यहाँ मौजूद कोचिंग संस्थानों ने यहाँ के सुरक्षित इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षित वातावरण को अपनी चपेट में ले रखा है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अवैध कोचिंग संस्थानों के खिलाफ जेडीए कार्रवाई कर रहा है और उसी कार्रवाई के विरोध में कोचिंग संस्थान हड़ताल पर हैं। ऐसे में यही कहना होगा कि कोचिंग संस्थानों को अपनी जिद छोड़कर सुरक्षित वातावरण देखना चाहिए, जहां पर पूरे नियम भी बने हुए हों और बच्चों की सुरक्षा भी माकूल हो, या फिर जो कोचिंग हब बनाया हुआ है जिसमें तमाम तरह की सुख सुविधाएं हैं और अच्छा पढ़ाई का वातावरण भी है, तो वहां इन तमाम कोचिंगों को शिफ्ट कर देना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट विजय गिरी के साथ सुनील यादव, सच बेधड़क, जयपुर। जयपुर से खबर है जहां एपेक्स यूनिवर्सिटी के ओरिएंटेशन कार्यक्रम के दूसरे दिन नव प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए खास संवाद सत्र आयोजित किया गया। बता दें कि पत्रकार शुभांकर मिश्रा ने विद्यार्थियों से संवाद करते हुए कहा कि सफलता के लिए कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी और कंसिस्टेंसी बेहद ज़रूरी है। उन्होंने विद्यार्थियों को AI सीखने और किसी एक क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करने की सलाह दी है। शुभांकर मिश्रा ने कहा कि कॉलेज जीवन केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं होना चाहिए बल्कि इस दौरान अपनी प्रतिभा और उपलब्धियों को निखारने पर भी ध्यान देना चाहिए। कार्यक्रम में ब्रिजिंग द गैप बिटवीन कैंपस एंड कॉरपोरेट विषय पर उद्योग एक्सपर्ट और विश्वविद्यालय के पूर्व विद्यार्थियों के साथ पैनल चर्चा हुई है। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम, बैंड प्रस्तुति और इंटरैक्टिव गेम्स ने माहौल को और उत्साहपूर्वक बना दिया।
विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंट प्रोफेसर डॉक्टर रघुवीर सिंह ने विद्यार्थियों को नए शैक्षणिक सफर के लिए शुभकामनाएं दी हैं। नए स्टूडेंट्स हैं जो 2026-27 सेशन में ज्वाइन किया है, उनके लिए 2 दिन का ओरिएंटेशन प्रोग्राम किया है। इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में पहले दिन यूनिवर्सिटी के बारे में बताया जाता है, दूसरे दिन वेरियस एक्टिविटीज़ जो यूनिवर्सिटी में होती हैं उनके बारे में बताया जाता है, सो दैट स्टूडेंट जो है एक नॉलेज गेन करता है कि भाई यूनिवर्सिटी में वो क्या एक्सपेक्ट करता है। तीसरे दिन उसको उसके डिपार्टमेंट में ले जाके डिपार्टमेंट स्पेसिफिक बातें बताई जाती हैं, जिससे उसको डीपर नॉलेज होती है कि डिपार्टमेंट में उसकी एजुकेशन कैसे होगी आगे। सर ये वैसे हमारा 4 दिन का प्रोग्राम है हमारे अलग अलग कैंपसेस में। इसमें हमने इंडस्ट्री से गेस्ट बुलाए हैं, जो बच्चों को जिस बच्चों ने जिस डिपार्टमेंट में एनरोल करा है उनको उस क्षेत्र के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले, तो उस रिलेटेड इंडस्ट्री। जयपुर के जगतपुरा में आज पिंक सिटी पिंकल एंड टर्फ अकेडमी का शुभारंभ किया गया है। बता दें, आईएएस अधिकारी सुखवीर सैनी और सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी आरसी जैन ने अकेडमी का उद्घाटन किया। इस दौरान अकेडमी के ऑनर पंकज अरोड़ा, केपी निशांत, कमलेश खंडेलवाल और आलोक खंडेलवाल सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। आईएएस अधिकारी सुखवीर सैनी ने कहा कि भागदौड़ भरी जिंदगी में फिटनेस के लिए नियमित वर्कआउट बेहद जरूरी है। इस तरह के अकेडमियों से वर्किंग प्रोफेशनल्स भी अपने व्यस्त समय में फिटनेस पर ध्यान दे सकते हैं। अकेडमी के ऑनर पंकज अरोड़ा ने बताया है कि अकेडमी में पिकल बॉल, बॉक्स क्रिकेट और फुटबॉल जैसी गतिविधियां होंगी। आने वाले समय में यहां कैफे भी तैयार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बच्चों को फुटबॉल की ट्रेनिंग भी दी जाएगी, जिससे खेल प्रतिभाओं को तैयार करने में मदद मिलेगी। खेल प्रेमी हैं, इन्होंने आरएस क्लब में भी काफ़ी अच्छा खेल का सेटअप कर रखा है। आज ये पिंक सिटी एक कॉम्प्लेक्स बनाया है जिसमें उन्होंने पिकल बॉल और ये बॉक्स क्रिकेट बनाया है। इससे अभी आजकल जो कल्चर है इवनिंग में खेलने का, ये कल्चर डेवलप हो रहा है धीरे धीरे लोग जो पार्टी कल्चर से थोड़ा अलग होकर इस तरह के स्पोर्ट्स कल्चर में ज़्यादा आ रहे हैं। देखो आप लाइट, सब जगह लाइट चल रही है, तो ये नाइट में खेला जाता है पिकल बॉल और ये बॉक्स क्रिकेट भी। यूजुअली लोग अपने ऑफिस से आते हैं, घर पे आते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करके फिर यहाँ खेलने आते हैं, तो इस फिटनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। आजकल युवा काफ़ी इसको प्रेफर कर रहे हैं। पिकल बॉल और ये जो बनाया है बॉक्स क्रिकेट, तो ये तो 2 हिसाब से अच्छा है। एक तो शाम को कोई भी आके खेल सकता है जो अपने धंधे रोजगार किसी में कर रहा है। दूसरा, इसमें थोड़े से एल्डरली लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि पिकल बॉल में बैडमिंटन जैसी भागदौड़ नहीं होती, तो इट इज़ एडवाइज के एडल्ट्स जो हैं 40-50 साल के वो भी आराम से खेल सकते हैं। देखो, स्पोर्ट्स में तो हमने एक बॉक्स क्रिकेट डाला है, जो आज के टाइम में बहुत सारे जेंजी खेलते हैं, बहुत सारे ग्रुप खेलते हैं, क्योंकि आजकल गेम बहुत फास्ट हो गया है। और अपने एक नया गेम जैसे पिकल बॉल है, पिकल बॉल आजकल फीमेल काफ़ी खेल रही हैं, एजेड वाले जिनकी फिटिंग के लिए पिकल बॉल फिट होने के लिए एक अच्छा गेम है। पिकल बॉल भी हमने बनाया। यहाँ पे हम बच्चों की कोचिंग भी रखेंगे। बूंदी में वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय शरद दुबे की 37वीं पुण्यतिथि पर विभिन्न सामाजिक और सेवा कार्यों का आयोजन किया गया। इस दौरान सुदामा सेवा वृद्धाश्रम और खोजा गेट स्थित गणेश मंदिर परिसर में असहायों और जरूरतमंदों को भोजन एवं प्रसादी वितरित की गई। वहीं महेश्वरी गौतम शिक्षण संस्थान एवं गौतम छात्रावास परिसर में 54वें रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। शिविर का शुभारंभ बूंदी विधायक हरमोहन शर्मा ने स्वर्गीय शरद दुबे के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करके किया। शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और 50 यूनिट रक्तदान किया है। आयोजकों के अनुसार बूंदी शहर के इतिहास में पहली बार किसी शिविर में नया रक्तदान भी दर्ज किया गया। इस दौरान वरिष्ठ नागरिकों, परिजनों और शुभ चिंतकों ने स्वर्गीय शरद दुबे को श्रद्धांजलि अर्पित की। तिथि पर उनके बड़े अग्रज दिनेश जी दुबे के द्वारा लगातार 37 वर्षों से उनकी पुण्यतिथि पर जिस प्रकार के आयोजन करके जनहितैषी कार्य करके उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, ये कोई बिरला ही भाई ऐसा निकलेगा जो निरंतर इतने लंबे समय तक अपने छोटे भाई की स्मृति में लगातार तन, मन और धन से जनसेवा से प्रेरित होकर जनसेवा के लिए
उनकी याद में जो आयोजन कर रहे हैं, मैं दिनेश दुबे को उसके लिए बधाई देता हूँ। 30वीं पुण्यतिथि पर